हाँ, तो हम 2 लेक्चर देख चुके हैं रे ऑप्टिक्स के। पहले 2 लेक्चर में अपने रिफ्लेक्शन के बारे में जान लिया था। सबसे पहले अपन ने प्लेन मिरर के बारे में और दूसरे में अपन स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इमेज की पोजीशन कैसे निकालते हैं, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये सब अपन ने पढ़ लिया। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। इसमें अपन मेनली रिफ्लेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट जाती है वो बाउंड्री से टकरा के सेम मीडियम में वापस लौट आती है। जैसे मान लो ये बाउंड्री है, ये अपनी मान लो ये बाउंड्री है, तो अगर ये लाइट टकरा के ये अपना इंसिडेंट रे है और ये अपना नॉर्मल है, तो अगर लाइट टकरा के सेम मीडियम वापस लौट गई तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरे मीडियम में जो रे चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये वाली कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन ने ये फिनोमिना पढ़ लिया है। तो अगर अपने को पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन चाहिए तो यहाँ क्या कर देते हैं? पॉलिश। और पूरा का पूरा अगर अपने को क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए तो यहाँ पॉलिश नहीं करते हैं। तो अब जो रिफ्लेक्शन में होगा तो ये पॉलिश नहीं मिलेगी, ये वाली पॉलिश अपने को मिलने वाली नहीं है। फिर रिफ्लेक्शन में अपने को क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए। ठीक है? जैसे लेंस हो गया, जिसमें अपना स्पेक्स रहते हैं उसमें जो लेंस रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है? सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना यही है। ये वाली इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ ये वाला फिनोमेना अपन पढ़ चुके हैं, तो अब मेनली अपने को ये फिनोमेना पढ़ना है। तो ये जो एंगल है ये तो वही पुराने वाला इंसिडेंट एंगल है, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक चीज और डिफाइन होती है, म्यू। म्यू क्या है देखो, ये कोई सरफेस है, ये नॉर्मल है इस सरफेस का, एक रे ऐसे आई और इस मीडियम में मान लो ये मीडियम 1 है, ये वाला कौन सा मीडियम है? मीडियम 1 है, और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है। तो ये रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो ये जो एंगल है ये एंगल होता है आई, और ये जो एंगल होता है आर। अब इन मीडियम का एक चीज और डिफाइन होती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई तो एन से लिखते हैं, चाहे म्यू से लिख लो, एक ही बात है, इसमें कोई गलत नहीं। कुछ लोग तो एन से लिख लेते हैं और कुछ लोग म्यू से लिखते हैं, दोनों ही सही है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको डिफाइन कैसे किया गया है? ये कांस्टेंट होता है, हर एक मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली अपन 1 मान लेते हैं, वैक्यूम का भी 1 मान लेते हैं, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33, 4/3 लेते हैं, और ग्लास का 1.5। तो ये अपने को गिवन मिलेगा, ऐसे रटना नहीं है अपने को। ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एयर आए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानना है। तो ये मीडियम, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया? तो म्यू को है ना, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कैलकुलेट कर ली, वो तो सी के बराबर आती है, और स्पीड ऑफ लाइट उसी मीडियम में कैलकुलेट कर ली। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? म्यू। एक कांस्टेंट नंबर आएगा, वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर या वैक्यूम, ज्यादा सही वैक्यूम है। और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी तो बताइए, सी की वैल्यू फिक्स है, वैक्यूम में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। और मान लो वाटर में स्पीड आई कुछ, मान लो 2, या किसी ग्लास में आई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा? तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास मान लो, वो होगा एन ग्लास होगा, वो कितना होगा? 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू जो अपने को गिवन रहेगी, अपने को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है इसके बारे में। ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये मोस्ट ऑफ द केस में अपने को गिवन रहता है। अगर गिवन नहीं है तो अपने को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे अपन निकाल लेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव वाला क्या होता है? किसी के रिलेटिव में, जैसे मान लो μ1/μ2 है, μ1/μ2 है, तो ये 1 का 2 के रिलेटिव हो गया। तो ये सिंपल टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? अच्छा, अब जो रिफ्लेक्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट था एंगल आई बराबर एंगल आर, यही। तो जो रिफ्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ अपने को बताता है एंगल आई और एंगल आर में रिलेशन। एंगल आई और एंगल आर में रिलेशन। एंगल आई क्या है? एंगल आई है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा? ये वाला एंगल जो अपने को पता है। तो ये अपना इंसिडेंस एंगल या इंसिडेंट एंगल, जो भी आपको बोलना है, दोनों सही है।
इंसिडेंट एंगल। एंगल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्टेड। ठीक है। तो स्नेल्स लॉ है, तो लॉ का वैसे भी कोई प्रूफ नहीं रहता। तो अपने को आई और आर में रिलेशन निकालना है। आई क्या है? इस मीडियम में इंसिडेंस रे इस मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो आर आर क्या है? ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो आई और आर में अपने को क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो वी कैन राइट n1 इंटू साइन आई, या म्यू लिख लो, एक ही बात है, बराबर n2 इंटू साइन आर। n2 इंटू साइन आर। तो ये जो लो है ये कौन सा लो कहलाता है? स्नेल्स लो कहलाता है। कौन सा लो कहलाता है? स्नेल्स लो। तो स्नेल ने क्या बताया? ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया आई और आर में रिलेशन क्या है, या आई और आर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं कि अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज रिलेटिवली लो, देन वी कैन से दैट मीडियम इज डेंसर। मान लो किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसका मतलब वो उसके रेस्पेक्ट में डेंसर नहीं है। किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो इसका मतलब वो मीडियम डेंसर है, यानी लाइट स्लो चल रही है, इसका मतलब उसमें ज्यादा पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल्स है, इसलिए उस मीडियम को कौन सा मीडियम बोलते हैं? डेंसर मीडियम। तो इसका अगर रिलेटिवली हाई है स्पीड ऑफ लाइट, मान लो वाटर से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वाटर से एयर में ज्यादा होती है, इसका मतलब एयर कौन सा मीडियम है? रेयर। कौन सा मीडियम है? रेयर। इसका मतलब हैवी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो वो रेयर मीडियम कहलाता है। When light move from rarer to denser medium, जब कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अपन बता भी सकते हैं कैसे आएगा, देखो ये मान लो नॉर्मल है, ये एक लाइट आई, ये मान लो रेयर मीडियम है, और ये डेंसर। रेयर और डेंसर हमेशा कंपेरेटिवली होते हैं, ऐसे नहीं एक मीडियम को अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि वाटर रेयर मीडियम है, नहीं, हमेशा दूसरे के कंपेरिजन में बोला जाएगा। वाटर एयर की तुलना में कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ग्लास की तुलना में कौन सा मीडियम है? रेयर। तो हमेशा ये रिलेटिव टर्म है, रेयर और डेंसर। मान लो ये एयर है, ये अपना एयर मान लो रेयर मीडियम, और ये मान लो वाटर है। एक रे ऐसे आ रही है। अब देखो जिस कोई मीडियम अगर रेयर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, और कोई मीडियम डेंस है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई होता है। तो अगर ये रे ये मान लो 1 है, ओबियस 1 ही है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 होता है। ये एंगल आई है, और ये जो एंगल आएगा, ये एंगल क्या आएगा? आर आएगा। अब खुद बताओ आई और आर में कौन बड़ा होगा? अगर अपन स्नेल्स लॉ लगाएं तो कैसे लगाएंगे? 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई, ये लगाएंगे। 1 इंटू साइन आई बराबर 4/3 इंटू साइन आर। तो ये क्या करेंगे? 4/3 इंटू साइन आर। राइट। तो अब बताओ जो आर की वैल्यू होगी वो आई से क्या होगी? छोटी होगी। जो आर की वैल्यू होगी वो आई से छोटी होगी। इसका मतलब जब रे रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, जब कोई रे रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ कैसे? देखो ये जो रे है, ये वाली जो रे है, ये इधर जाना चाह रही थी, इधर जा रही थी, और अब किधर जा रही है? ऐसे जा रही है, तो क्या नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। इसलिए अपन बोलते हैं, रटने वाला पॉइंट नहीं, समझने वाला पॉइंट है। अगर कोई रे रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर कोई रे डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। तो ये अगला बार पॉइंट है। When light move from denser to rarer medium, then it bends away from the normal। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेम लॉजिक से अपन बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगला है अपर एंड डेप्थ। कौन सी डेप्थ? अपर एंड डेप्थ। देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है। देखो अपन अलग से ही एक स्लाइड में समझ लेते हैं अपर एंड डेप्थ का कंसेप्ट। देखो अपर एंड डेप्थ का मतलब क्या है, पहले ये समझो। मान लो ये कोई मीडियम n1, और ये मीडियम मान लो n2 है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ एक अपना ऑब्जर्वर है,
जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है या देखता है, तो रे हमेशा ऑब्जेक्ट से पास करते हैं। जैसे जैसे मेरे को कोई देख रहा है, तो रे किससे पास होगी? मेरे से उस आदमी की आँखों में जाएगी जो मेरे को देख रहा है। जैसे अपन इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो रे कहाँ से इस बोर्ड से आ रही है? किसकी तरफ आ रही है? आपकी आँखों में आ रही है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से रे आएँगी। कितनी रे आएँगी? बहुत सारी आएँगी। अच्छा, ये मान लो अपना डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो अपन ऐसे बोल देते हैं कि जो N2 की वैल्यू है वो बड़ी है N1 से। ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये अपना नॉर्मल है। इधर ऑब्जर्वर है, किधर मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, वो तो डायरेक्ट चली जाएगी। एक रे मान लो ऐसे जाएगी, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इस सरफेस पे क्या होगा? ये कौन-सी, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। इस मीडियम पे क्या होगा? अपना रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन, अब देखो, रे जो रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इस मीडियम में ये डेंसर है और ये रेयर। तो डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है, तो अभी भी पढ़ा था, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो रे इधर जा रही थी, तो इधर नहीं जाएगी ऐसे, इससे दूर हट जाएगी, तो ऐसे जाएगी। ठीक है? अच्छा, हमने एक चीज़ और पढ़ रखी है कि जो रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वही क्या कहलाता है? इमेज कहलाती है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, वो तो इस ऑब्जर्वर की आँखों में तो ये दोनों रेज़ आएँगी। तो अपन अगर इसको पीछे बढ़ाएँ, तो ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी इमेज जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। तो मान लेते हैं ये जो हाइट है वो d डैश मान लेते हैं, और ये जो हाइट है वो कितनी है? d मान ली। ये हाइट अपन ने कितनी मान ली? d। तो अपने को d डैश और d में रिलेशन निकालना है। इसमें रिलेशन निकालना है d डैश और d में। तो एक चीज़ देखो, ये जो एंगल है वो I है, ये जो एंगल है वो I है, और ये जो एंगल है ये R है। I मतलब इंसिडेंट एंगल और R मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखो, ये अगर एंगल R है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? R होगा। ये वाला भी एंगल क्या होगा? R। अगर ये I है, तो ये भी I होगा। अगर ये R है, तो ये भी क्या होगा? R होगा। ये अपन बोल सकते हैं। अभी देखो, ये डिस्टेंस कुछ x मान लो, ये क्या मान लो? ठीक है? तो क्या आप यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाओ तो। तो अगर मैं मीडियम 2 से मीडियम 1 में स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा, मीडियम 2 से मीडियम 1 में स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा, तो क्या लिखेंगे बेटा? देखो, n2 into sin I, n2 into sin I, क्योंकि इसमें एंगल है जो नॉर्मल के साथ कितना है? I है, और ये एंगल कितना है? R है। तो अपन लिखेंगे n2 sin I बराबर n1 sin R, n1 sin। ठीक है? अब देखो, अपन जो I और R लेते हैं वो हमेशा अपन पैरेलल रे के लिए लेते हैं, मतलब I और R क्या है? वेरी स्मॉल है। तो आई और आर वेरी स्मॉल है, तो अपन साइन आई और टेन आई के बराबर लिख सकते हैं, एन टू इंटू टेन आई बराबर एन वन इंटू टेन आर। ठीक है? तो यहाँ से क्या लिखेंगे? एन टू इंटू टेन आई देखो, क्या टेन आई को ऐसे लिखा जा सकता है? एक्स अपॉन डी। इस ट्रायंगल में एक्स अपॉन डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आएगा अपना? एक्स अपॉन डी बराबर एन वन इंटू टेन आर। टेन आर को क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में? देखना, आर ये है, तो आर क्या, टेन आर क्या होगा? एक्स अपॉन डी डैश। क्या होगा? एक्स अपॉन डी डैश। तो ये आएगा अपना एक्स अपॉन डी डैश। यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से जो डी डैश बाई डी आएगा वो कितना आएगा? एन टू बाई एन वन, जो भी आएगा अपन देख लेंगे, है ना। तो जो अपेरेंट डेप्थ होती है वो क्या कहलाएगी? डी डैश। अपेरेंट डेप्थ क्या कहलाएगी अपनी? डी डैश कहलाएगी। तो अपन डी, अगर डी पता हो, एन वन पता हो, एन टू पता हो, तो अपन आसानी से डी डैश निकाल सकते हैं। ठीक है? वैसे डी डैश बाई डी आएगी एन टू एन वन बाई एन टू। अब इसको याद कैसे करना है देखो, याद करने का तरीका सुनो। ये मान लो मीडियम n2 है, ये मीडियम क्या है? n1 है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे आ रही है, तो जो डी डैश बाई डी का जो फॉर्मूला आपको यहाँ से याद करना है, डी डैश बाई डी बराबर एन टू बाई एन वन, डी डैश बाई डी बराबर एन टू बाई एन वन। डी क्या है? रियल डेप्थ। डी क्या है? रियल डेप्थ। डी डैश क्या है? अपेरेंट डेप्थ। यहाँ पे डी क्या है? रियल डेप्थ है। डी डैश क्या है? अपेरेंट डेप्थ है। एन टू क्या है? एन टू है जिस मीडियम में रे जा रही है, तो रे इस मीडियम से, ये है एन वन वाला जिस मीडियम से रे जा रही है। एन टू क्या है? जिस मीडियम में रे जा रही है। तो डी डैश क्या है? अपेरेंट डेप्थ। डी क्या है? डी है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ या हाइट कुछ भी हो सकते हैं। एन टू क्या है? जिस मीडियम में रे जा रही है। एन वन क्या है? जिस मीडियम से रे जा रही है। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैंने बताया है डी डैश, अच्छा ये फॉर्मूला केवल और केवल पैरा एक्सियल रे के लिए मान्य है। किसके लिए? पैरा एक्सियल रे के लिए। ये फॉर्मूला केवल और केवल पैरा एक्सियल रे के लिए वैलिड है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये जो डी डैश और डी है, ये इस सरफेस से मेजर किए गए हैं, ना कि ऑब्जेक्ट से या इमेज, ऐसा कोई फ्लो नहीं है। ये डी डैश और डी है वो कहाँ से मेजर किए गए हैं? डी डैश एंड डी आर मेजर्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां से मेजर किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने देख लिया डी डैश बाई डी बराबर एन टू बाई एन वन। डी डैश का मतलब अपरेंट, डी का मतलब रियल, और एन टू जिस मीडियम में रे जा रही है, एन वन जिस मीडियम से रे जा रही है, ठीक है? देखो ये तो कर ही लिया अपन ने। तो आपने पढ़ा होगा जब कोई रे रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में जाए तो वो चीज ऊपर उठी दिखाई देगी, अगर उल्टा हो तो ज्यादा गहराई दिखाई देगी, ठीक है? तो ये देखो रियल रियल हाइट ये है, अपने को ये दिखाई दे रही है तो ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे अपन आगे। ये क्या है? फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। लाइट कहाँ से जा रही है? वाटर, ये वाटर है और ये क्या है अपना? एयर है। लाइट अपनी जा रही है वाटर से एयर में, तो सिंपल है ये, तो स्नेल्स लॉ लगा लो। स्नेल्स लॉ क्या है? एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर। एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर। और एन वन क्या है? एन वन ये वाला मीडियम माना है, तो एन वन है 4/3, एन टू क्या है 1, तो ये आएगा 4/3 इंटू साइन आई। साइन आई मतलब साइन 37 बराबर एन वन कितना है 1 इंटू साइन आर। क्या ऐसे आर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालो। देखो ये क्या आएगा 4/3 इंटू ये कितना आएगा, ये आएगा साइन 37 कितना होता है भाई? साइन 37 होता है 3/5 बराबर साइन आर। तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से जो साइन आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4/5। 4/5 मतलब आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 53। आर कितना आएगा? 53। तो अच्छा एक चीज अपन बता सकते हैं, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। ये कौन सा है? रेयर। तो अगर रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है तो जो रिफ्रैक्टेड ये जो रे है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 53 आएगा। तो आंसर क्या है? 53। तो ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज c/3। तो सी स्पीड ऑफ लाइट। देखो इस मीडियम में मान लो ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? n2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n2 है, ठीक है। और ए मीडियम बी, ये मीडियम ए है और ये मीडियम क्या है? बी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और बी में जो लाइट की स्पीड है, बी में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है? c/3, ठीक है। ये डेंसर है, ये रेयर है। तो n1 और n2 में अगर रिलेशन निकाल लिया जाए तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो n1 और n2 में रिलेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे बेटा? लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो क्या अपन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या आएगा? n1 n1 साइन आई, तो साइन आई कितना होगा? साइन 45 बराबर n2 साइन आर। n2 साइन आर तो n2 साइन 60, यही आएगा। तो यहाँ से n1 और n2 में रिलेशन आ गया है, तो n1 इंटू 1/√2 बराबर n2 इंटू √3/, तो यहाँ से n1/n2 का जो रेशियो आ गया है वो कितना आ गया? √3/√2। कितना आ गया? √3/2, ठीक। अब एक चीज सुनो, किसी मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? अपने को पता है एन, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा n1, वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, राइट। तो यही तो पढ़ा था अपन, n1 क्या होता है? c/v1, ठीक है। और इस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? n2 बराबर c/v2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? n1/n2 बराबर v2/v1। तो यहाँ से अपन आसानी से लिख सकते हैं v1 n1 बराबर क्या होगा? v2 n2। यानी जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम। obvious बात है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कम करेगा। तो अब ऐसे याद कर सकते हो, जो v इंटू एन होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। v इंटू एन क्या होता है? ठीक है। तो अब निकाल सकते हो। देखो क्या v1 मतलब इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पता ही नहीं है, तो इसको बोल दो va बोल दो, इंटू n1 बराबर vb। क्या vb पता है? बिल्कुल पता है। vb कितना है? c/3 इंटू n2। तो ये अपने को तो va निकालना है, तो va कितना आ जाएगा? c/3 इंटू
n2/n1, तो n2/n1 यहाँ से लिख दो बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा अपना, स्पीड ऑफ लाइट इन ए आ जाएगा। ठीक है? तो क्या है, ए ऑब्जेक्ट 2 मीटर इनसाइड वाटर, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर नॉर्मली, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर इनसाइड वाटर, वाटर से कितना इनसाइड है, 100 मीटर इनसाइड है, तो ये जो लेंथ, ये जो हाइट, ये डेप्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहाँ से देखा जा रहा है, एयर से देखा जा रहा है, तो ये एयर है, तो मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ठीक है, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके अपरेंट डेप्थ, अब देखो जो रे जाएगी वो किधर जाएगी, तो रे जाएगी यहाँ से, मतलब वाटर से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, भाई ऑब्जर्वर देखने वाला ये है, तो रे यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से रे निकलेगी उस मीडियम में चली जाएगी, इस मीडियम में से चली, तो अपने को रियल डेप्थ तो 100 है, तो अपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला बीबीसी का क्या होता है, डी डैश बाई डी बराबर n2/, अब डी डैश निकालना है, डी कितना है, डी तो ये रहा, रियल डेप्थ कितनी है 100, रियल तो 100 ही है, तो रियल 100 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का कितना होता है 4/3 होता है, ऐसे गिवन मिलेगा, पर यहाँ तो अपन याद है तो लिख लेते हैं। तो n2 क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है, अब देखो बेटा रे किस मीडियम में जा रही है, क्या रे एयर में जा रही है, अरे वाटर से एयर में जा रही है, तो रे एयर में जा रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 अपॉन n1, n1 क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है, तो किस मीडियम में रे जा रही है, तो जो मीडियम है उसमें रे जा रही है वो कौन सा है, 4/3 से जा रही है, मीडियम से जा रही है, मेन ये से किसमें जा रही है, ये किससे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा ये 100 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, कितना आएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो अपरेंट डेप्थ होगी वो कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्या है, एन ऑब्जेक्ट लाइज 90 सेंटीमीटर इन एयर अबव वाटर सरफेस, एक ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर है, 90 सेंटीमीटर ऊपर है वाटर सरफेस से, एयर में है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, जो डायग्राम बना लो जो दे रखे हैं, इट इज व्यूड फ्रॉम वाटर नियरली नॉर्मली, मतलब इसका मतलब ये पैरेक्सियल, तो यहाँ से देखा जा रहा है वाटर में, तो अपरेंट हाइट बतानी है तो बता देंगे, की बार रेंज आएगी वो कैसे आएगी भाई, कौन देख रहा है, यहाँ से देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका मतलब रे ऐसे आएगी, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, इसका कितना है 4/3 है, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला डी डैश बाई डी बराबर n2/n1, डी डैश बाई डी बराबर n2/n1, डी डैश क्या है, अब की बार डेप्थ की जगह हाइट हो जाएगा, तो अपर एंड डेप्थ तो एच डैश बोल दो इसको, एच क्या है रियल, तो रियल डेप्थ कितना है बेटा 90, n2 क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है, तो अब की बार रे किस में जा रही है, देखो इसमें जा रही है, वाटर में जा रही है, तो 4/3, तो n2 जिस मीडियम में रे जा रही है तो 4/3 में जा रही है, अपन n1 कितना है, जिससे रे जा रही है, तो एयर से जा रही है तो 1, अब देखो कितना आएगा ये 30, तो जो एच डैश यानी अपरेंट हाइट आएगी वो कितनी आएगी 120 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 120 सेंटीमीटर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला सिंपल है, एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। तो अपने 2 क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो, एट व्हाट डिस्टेंस विल बर्ड अपीयर टू फिश, देखो ये फिश और ये कौन है अपनी फिश, ये मछली है और ये क्या है अपना पक्षी बर्ड है। अब देखो पहले कौन किसको देख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कौन किसको देख रहा है, पहले पार्ट में कौन किसको देख रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, बर्ड अपीयर टू फिश यानी फिश देख रही है, ये फिश क्या है ऑब्जर्वर है, फिश सॉरी ये फिश क्या है ऑब्जर्वर है पहले पार्ट में, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, पहले पार्ट में ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब रे ऐसे जाएगी, रे ऐसे जाएगी, ठीक है, तो रे ऐसे जाएगी, तो ये जो हाइट है ये 36 नहीं दिखाई देगी, 36 से ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ये रेयर है ये डेंसर है, तो रे रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है, राइट। तो पहले पार्ट के लिए सोल्व करते हैं, तो कौन देख रहा है, कौन किसको देख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, किसको पेयर कराना है, मछली, तो मछली देख रही है, किसको देख रही है, बर्ड को देख रही है, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर हो जाएगा, तो अपन फॉर्मूला लगा लो डी डैश बाई डी बराबर n2/n1, डी डैश, तो डी डैश तो निकालना है तो एच डैश बोल दो बराबर बाई डी, डी कितना है भाई, डी मतलब हाइट है, यहाँ से हाइट आएगी तो ये डी डैश डी 36 है रियल, तो रियलिटी में 36 दिखाई दे रहा है, तो ये 36 आ जाएगा बराबर n2, n2 क्या है जिस मीडियम में जा रही है, तो किस में जा रही है बेटा 4/3 में जा रही है, तो ये आएगा 4/3, n1 क्या है जिस मीडियम से रे जा रही है, तो किससे जा रही है एयर से जा रही है, तो क्या सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल करो,
कितना आएगा 12, तो यहाँ से डैश आएगा वो कितना आएगा 48, कितना आएगा 48 सेंटीमीटर। तो ये 48 कहाँ से आएगा, सरफेस पे आएगा। तो इसका मतलब इसको जो ये मछली दिखाई देगी वो यहाँ पे दिखाई देगी, सॉरी ये जो बर्ड दिखाई देगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, और ये जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 48 आएगी। देखो खुद से कितनी डिस्टेंस होगी 48, तो ये तो 36 ही है, तो कितना आएगा 48 प्लस 36, 48 प्लस 36 तो कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो जो मछली को ये जो बर्ड दिखाई देगा वो कितने पे दिखाई देगा बेटा 84 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। तो सिंपल फॉर्मूला है डी डैश बाई डी बराबर एन टू बाई एन वन। तो अपने को ये देखना है कौन किसको देख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन किसको देख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आप कर सकते हो ऐसे ही, उसमें क्या हो जाएगा ये डी डी हो जाएगा, डी डैश निकालना है, एन टू ये हो जाएगा एन वन ये हो जाएगा, तो यहाँ से तो इसको उल्टा करके रख देना, तो वो आ जाएगा 97 आ जाएगा, तो 30 प्लस 97 आंसर। तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम in medium 1 is incident on a place boundary between medium 1 and medium 2. It's enter from medium 1 to 2. Its speed increased by 50%, 25%. Frequency in medium 2 is, ये find ratio of mu 1 and mu 1 and mu 2। देखो ध्यान से सुनो, लाइट है वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है, मीडियम इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेस बाउंड्री बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 से लाइट ट्रेवल कर रही है, तो ये मीडियम 1 मान लिया, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2, जो दे रखा है वो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एज इंटर्ड फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, तो 2 में स्पीड बढ़ गई, 2 में स्पीड क्या हो गई बढ़ गई, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम, ये कंफर्म। 2 में स्पीड बढ़ने का मतलब स्पीड किस मीडियम में ज़्यादा होती है, रेयर में ज़्यादा होती है, तो 2 में स्पीड बढ़ गई इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है ये रेयर, तो ये अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये ऐसे आएगा, तो ये एंगल मान लो आई है, ये एंगल कितना है, वैसे आई है आर से कोई खास मतलब है नहीं। देखो मैंने अभी भी बताया था ये जो रिलेशन होता है अपना एन वन वी वन बराबर क्या होता है एन टू वी टू, एन वन वी वन बराबर एन टू वी टू। ठीक है, एन वन स्पीड ऑफ लाइट कितनी बढ़ गई 25% बढ़ गई है, तो यहाँ अगर स्पीड ऑफ लाइट वी वन थी तो यहाँ की 25% बढ़ गई है, इसका मतलब वी बाई फोर बढ़ गई है, तो ये आ जाएगा 5p/4, कितना आएगा 5p/4 वैल्यू रख दो। एन वन कितना है एन वन इंटू वी वन है बराबर एन टू कितना है एन टू है इंटू ये कितना आ जाएगा 5v1/4, तो क्या यहाँ से एन वन बाई एन टू जैसे निकालते तो ये सब ऐसे ही दिए गए हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, आगे बढ़ो, ये वेलोसिटी वाले इसमें काम के नहीं है। ठीक है, ये कोई खास नहीं पड़ती। ये देखो दो टाइप की शिफ्ट होती है, कितने टाइप की शिफ्ट होती है, एक तो लेटरल, एक तो लेटरल और दूसरी नॉर्मल शिफ्ट, दूसरी नॉर्मल शिफ्ट। तो सबसे पहले अपन लेटरल शिफ्ट निकालते हैं, बाद में क्या निकालेंगे नॉर्मल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है, ये मान लो कोई स्लैब है, ये क्या है अपनी ग्लास स्लैब। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो एन है या म्यू है जो भी आपको मानना है, ये जो थिकनेस है वो टी है, ये थिकनेस कितनी है टी। एक लाइट रे है वो इस पे इंसिडेंट होती है, जैसे ये लाइट रे है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये तो रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम है, तो ये जिस पे जाएगी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी, फिर दोबारा ये, तो ये जो लाइट रे है ये पैरेलल, तो ये जो शिफ्ट होता है ये वाला, ये इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है ना ये डी, ये क्या कहलाता है लेटरल शिफ्ट कहलाता है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट लेटरल शिफ्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है डी बराबर टी, टी साइन आई माइनस आर उस ऐसे कुछ होता है, निकालना ही पड़ेगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है अपने, तो इसे निकाल सकते हैं यार फॉर्मूला, बाद में देखते हैं थोड़ी देर में, अभी आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब समझ लो, वो तो कुछ फॉर्मूला ही है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखो ये है अपना, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर इधर ऑब्जर्वर है तो ये रे ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल है अपना, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी,
क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी है। फिर ये दोबारा, ये अपना नॉर्मल है, फिर ये ऐसे चली जाएगी। तो ये जो अपने को जो ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, तो अगर ये ऑब्जर्वर है अपना, तो इसको जो दिखाई देगा, जो इमेज दिखाई देगी इसकी, वो यहाँ ना होने के बजाय यहाँ दिखाई देती है। यहाँ ना होने के बजाय यहाँ, तो ये जो ओ डैश हो जाएगा, या इसकी इमेज दिखाई दी तो ये इमेज आई। तो ये फाइनली, तो ये जो शिफ्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो ये जो शिफ्ट है एस, इस शिफ्ट को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। तो ये जो नॉर्मल शिफ्ट निकालने का जो तरीका होता है, एस निकालने का जो ये फॉर्मूला होता है, वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। म्यू क्या होता है? एस बराबर टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। इसको और जनरलाइज करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, टी बराबर एस बराबर टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। सराउंडिंग यहाँ एयर है, इसलिए अपन डायरेक्ट म्यू भी लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब, इफ नॉर्मल शिफ्ट इज पॉजिटिव, अगर नॉर्मल शिफ्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अलोंग द इंसिडेंट रे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अगर नॉर्मल शिफ्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है? शिफ्टिंग इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल शिफ्ट होती है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी या अपोजिट होगी। अगर ये पॉजिटिव आए, इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन में है? नॉर्मल शिफ्ट है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। अगर नेगेटिव आए, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे की से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टी इंटू वन माइनस वन बाई क्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है क्या नहीं। रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेस, मल्टीपल स्लैब। तो मल्टीपल स्लैब से देखना है तो इससे सबका ऐड कर दो, इसका 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 इसका, सबका क्या कर दो, तो इसका शिफ्ट निकाल सकते हैं इसमें। क्या होगा? वन माइनस टी वन इंटू वन माइनस वन बाई म्यू वन, इसका क्या होगा? टी टू इंटू वन माइनस वन वन बाई म्यू टू, इसका क्या होगा? टी थ्री इंटू वन माइनस वन बाई म्यू थ्री, इसका क्या होगा? टी फोर इंटू वन माइनस वन बाई म्यू फोर। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा अपना जो टोटल शिफ्ट आ जाएगी? क्या आ जाएगी? टोटल शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आसान चीजें हैं, कोई टफ नहीं। डिटरमाइन द नॉर्मल शिफ्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द एज ऑफ मीडियम वन। इसकी नॉर्मल शिफ्ट निकालनी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो बेटा ध्यान से, देखो स्लैब शिफ्ट आएगा वो दो बार आएगा, एक तो इससे आएगा, एक इससे आएगा। तो पहले से शिफ्ट S1 मान लो, S1 जो आएगा वो कितना आएगा? T इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। तो वन बाई म्यू, म्यू कितना है? इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2। तो ये जो शिफ्ट आएगा वो 2 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, या दूसरा शिफ्ट निकाल सकते हैं। दूसरे शिफ्ट में भी ये फॉर्मूला, दूसरे शिफ्ट में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? S2 बराबर टी कितना है? टी मतलब इसकी थिकनेस कितनी है? 6। ये थिकनेस 6 है, तो 6 इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। म्यू कितना है भाई? 3/2 है। 3/2 रख दो यहाँ पे, 3/2। तो यहाँ से जो शिफ्ट आएगी वो कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। तो टोटल जो शिफ्ट आएगी दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल जो शिफ्ट आएगी वो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा, उसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे, 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। ए बीम ऑफ लाइट composed of red and green rays is incident obliquely at a point on the face of a rectangular glass slab. When coming out to the opposite parallel face, the red and green ray emerge from। देखो क्या है? ये बीम ऑफ लाइट है। क्या है? एक बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है? ये बीम ऑफ लाइट है, ये वाली मान लो ये बीम ऑफ लाइट है। कहाँ? किस पे? एक स्लैब पे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान ली मैंने, इस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन कैसी रे, दो रे है, एक तो ग्रीन है और एक रेड है। ठीक है भाई, ये ग्रीन है और एक रेड है, ये रेड। ठीक है, दोनों पैरेलल है क्या? ठीक है, और दूसरी कौन सी है? ग्रीन है, तो ये अपनी ग्रीन है, ये मान लो ग्रीन है, ओब्लिक मतलब कोई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। अब देखो क्या दे रखा है अपने को, व्हेन कमिंग आउट ऑन द अपोजिट पैरेलल फेस, इस फेस से जब बाहर आएगी तो ग्रीन रे इमर्ज फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन रे इमर्ज फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स प्रोपेगेटिंग इन पैरेलल डायरेक्शन। देखो
दो अलग-अलग पॉइंट से आएँगे क्या? देख लेते हैं। वन पॉइंट प्रोपेगेटिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, वन पॉइंट प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन, टू पॉइंट प्रोपेगेटिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। देखो, ये जो रे आएगी, ये ऐसे आएगी, ठीक है? फिर ऐसे चली जाएगी, ये भी ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों पैरेलल आएँगे, ठीक है? तो टू डिफरेंट पॉइंट्स प्रोपेगेटिंग इन पैरेलल डायरेक्शन, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है? अगला क्या है? एक वसल्स परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। तो एक वसल्स है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। और इसमें वाटर भरा हुआ है, इसकी जो डेप्थ है वो डी दे रखी है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेसिंग एट ए हाइट अबव द सरफेस। तो यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है लाइट का, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? देखो, इससे जैसे क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले रे डायग्राम बनाओ, तो आपको फील आएगी क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले रे ऐसे आएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। बाद में रे इस पे जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, बाद में वापस रे आएगी, तो यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्शन। तो 3 फिनोमेना हो रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। बाद में रिफ्लेक्शन। बाद में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। बाद में क्या हो रहा है अपना? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन के लिए सोल्व कर लो। रिफ्रैक्शन के लिए अगर सोल्व करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लो, डी डैश बाई डी बराबर, ये प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, डी डैश बाई डी बराबर क्या होता है? एन टू बाई एन वन। एन टू बाई एन वन। डी डैश कितना है? डी डैश तो निकालना है, डी डैश यानी एच डैश बाई एच के, डी क्या है? रियल हाइट कितनी है? एच, तो रियल हाइट एच है, बराबर एन टू। एन टू क्या है? एन टू जिस मीडियम में रे जा रही है, इसमें जा रही है 4/3, तो कितना आएगा? 4/3। एन वन किससे जा रही है? एयर से, ये एच डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3 एच, यानी इस सरफेस से जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो ये हाइट कितनी है? 4/3। राइट। अब देखो, अपने को ये बताना है, अब ये कोई फाइनल इमेज नहीं है क्योंकि इसके बाद रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये जो मिरर इसकी इमेज बनाएगा, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा। ये जो आई वन है, ये मिरर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मिरर इमेज यहाँ बनाएगा, और मिरर, प्लेन मिरर पता है ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। तो ये जो आई वन है वो प्लेन मिरर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर इसको लगेगी यहाँ से आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? मिरर से डिस्टेंस देखो, डी, और ये क्या है? 4/3 एच, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 4/3 एच प्लस डी, 4/3 एच प्लस डी, ठीक है। और ये भी कोई फाइनल इमेज नहीं है क्योंकि इसके बाद रे फिर दोबारा ऐसे जाएगी, दोबारा ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे दोबारा, इस सरफेस पे दोबारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अपन लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये लगेगा, डी डैश निकालना है। डी कितना है? डी मतलब इससे डेप्थ कितनी है? देखो डेप्थ, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, ये जो आई टू है वो इस सरफेस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये कितना आएगा? डी प्लस दिस, डी कितना है? डी प्लस वो वाला, तो ये आ जाएगा 4/3 एच प्लस 2d बराबर एन टू। एन टू क्या है? जिस मीडियम में रे जा रही है, तो रे तो इस मीडियम में जा रही है, तो एयर में जा रही है, भाई एन वन। एन वन क्या है? एन वन है जिस मीडियम से रे जा रही है, मीडियम तो इससे जा रही है, इस प्रकार जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 4/, तो यहाँ से जो डी डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एच प्लस, डिवाइड कर दो इससे, तो ये आएगा अपना 6/4। 6/4 मतलब 3/, ये आएगा अपना 2d/4/3, ये आएगा है ना। ये तो 4, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये आएगा अपना 4/3, क्या आएगा? 2, तो ये आएगा एच प्लस 1.5d, ये फाइनल इमेज है, ठीक है। फ्रॉम वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस से निकालनी है, तो वाटर सरफेस के लिए डी घटा दो, तो ये आंसर क्या आएगा? एच प्लस 0.5d जाएगा, एच प्लस 0.5, तो ये आंसर आएगा। तो क्या है? बबल ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर्स 5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर साइड, देन थिकनेस ऑफ स्लैब इज। ये भी एनटी ने काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये मान लो ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखा है, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है 1.5, यहाँ पे एक बबल है। तो सबसे पहले मान लो रियल डिस्टेंस, मान लो ये, मान लो डिस्टेंस x1 है, और ये मान लो डिस्टेंस x2 टोटल थे। हाँ, ये डिस्टेंस मान लो x2, ये रियल है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है, कोई ऑब्जर्वर इस साइड से देखता है,
तो ये जो डिस्टेंस दिखाई देती है वो कितनी दिखाई देती है, 5 सेंटीमीटर। ये 5 फॉर्मूला लगा लो। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो रे ऐसे जाएगी, रे ऐसे जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लो। ये तो प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अपन ने अभी ये किसी का डी डैश बाई डी बराबर एन टू बाई एन। डी डैश अब की बार दे रखा है, डी डैश क्या है, जो अपीयर हो रहा है। तो कितना अपीयर हो रहा है, 5 अपीयर हो रहा है। तो आएगा 5। डी कितना है, डी x1 है, तो डी x1 बाई n2। n2 क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है, तो ये तो एयर में जा रही है, तो 1 अपॉन n1। n1 क्या इस मीडियम से रे जा रही है, इस मीडियम से रे जा रही है 1.5। तो यहाँ से जो x1 आएगा वो कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। कैसे x2 निकाल सकते हैं, x2 के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो रे ऐसे जाएगी। सेम प्रोसीजर, डी डैश तो दे रखा है आपकी बात, कितना है 2 अपॉन डी डैश डी, डी रियलिटी ये है तो रियलिटी x2 बाई n2। इस मीडियम में रे जा रही है, तो रे तो अब भी एयर में जा रही है, तो रे एयर में जा रही है तो ये 1 हो जाएगा। और डी डैश बाई डी, डी क्या है, डी है अपने रे किस में, ये किससे जा रही है, तो रे तो इससे ही जा रही है, तो ये कितना आएगा, x2 जो आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना है 7.5, ये 3, टोटल कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी जनरल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है, ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैब ऑफ ग्लास दे रखे 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है 1.5 फॉर द मार्क, हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट मार्क फोकस अगेन। तो ये दे रखा है, तो शिफ्ट कितना आएगा वो देखना है। जितना शिफ्ट आएगा वो मार्क कर लो। शिफ्ट आएगा एस बराबर टी इंटू 1 - 1/म्यू, शिफ्ट कितना ही आएगा ना, ये जो ग्लास स्लैब है, शिफ्ट कितना आएगा 3 इंटू 1 - 1/म्यू, 1/म्यू, म्यू कितना है 3/2। तो जो शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 1। तो आंसर क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये तो दो आंसर नहीं होंगे, या तो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब देखो, ये मान लो पीस ऑफ पेपर है, ये माइक्रोस्कोप है, और ये पहले तो मान लो ये डिस्टेंस डी थी, पहले डिस्टेंस क्या थी एस। अब यहाँ पे स्लैब रख दी, स्लैब रख दी। तो अब जो शिफ्ट आएगी वो किधर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। भाई अब शिफ्ट ऐसे आएगी ना, तो अब जो माइक्रोस्कोप दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा। तो अब इसको शिफ्ट करने के लिए, को एडजस्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ऊपर खिसका देंगे। तो ये इधर ऊपर गया 1 सेंटीमीटर, उसको ऊपर खिसका दो। तो आंसर क्या है 1। क्या, एक vessel is half filled with liquid of refractive index mu, the other half of the vessel is filled and immiscible जो नहीं मिलने वाला refractive index 1.5 में। The apparent depth of vessels is 50% of the actual depth, the value of mu। देखते हैं, एक vessel है, इसमें दो टाइप के लिक्विड भरे हुए हैं। आधे पार्ट में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो डी। और इस वाले पार्ट में है, वो है 1.5 म्यू भरा हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी d/2 है, और ये भी कितनी है d/2, ठीक है। और जो एक्चुअल डेप्थ अपरेंट डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ की 50% है, तो एक्चुअल जो डेप्थ आएगी वो आएगी, अपरेंट डेप्थ आएगी वो आएगी d/2 म्यू। इसकी तो यही आएगी, और इसकी जो आएगी वो कितनी आएगी d/2 इंटू 1.5 म्यू, ये तो आएगी बराबर। ये टोटल लेंथ कितनी है डी, टोटल लेंथ की कितनी 50% है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है d/2 के बराबर। तो क्या ऐसे म्यू निकाल सकते हो, तो एलसीएम ले लो, ये 3 म्यू, तो ये आ जाएगा 6 म्यू। तो आएगा 3d प्लस ये कितना आएगा 2d बराबर d/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5d/6 म्यू बराबर d/2। ये कट गया, तो यहाँ से जो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10/6, 10/6 यानी 5/3, 5/3 वाला आंसर, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो। तो अगला दे रखा है, एक स्मॉल पिन इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल इज व्यूड फ्रॉम अबव distance 50 cm, by what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter glass slab। स्लैब देखो, शिफ्ट निकाल लो, शिफ्ट कितना आएगा, शिफ्ट आएगा वो आएगा t इंटू 1 - 1/म्यू। तो t कितना है
टी है वो है 50 × 1 - 1/μ 3/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 50/3, ये आंसर आ जाएगा ना। और अगला क्या, हाउ मच वाटर वुड बी फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर सो दैट अपीयर हाफ फिल्ड टू द ऑब्जर्वर व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर। एक कंटेनर है, वो लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब दे रखा है इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है 4/3। तो इसकी जो अपरेंट डेप्थ होगी वो कितनी होगी, मान लो ये h1 हाइट है, ये हाइट कितनी है h1, और ये हाइट कितनी होगी फिर, ये h1 है तो टोटल हाइट टोटल हाइट दे रखी है 21, तो ये आ गई 21 - h1 आएगी, क्या आएगी 21 - h1, ठीक है। तो देखो, अपने को पता है रियल डेप्थ है वो कितनी है, ये तो h1 है, अपने को ये लग रहा है कि आधा खाली आधा भरा हुआ है, तो ये और ये डिस्टेंस बराबर लग रही है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर, तो ये जो आएगी वो कितनी आएगी h1/μ, म्यू कितना है 4/3, तो ये अपरेंट डेप्थ आएगी, ये किसके बराबर लग रही है अपने को 21 - h की लग रही है, ये तो लग रहा है। तो ये जो जितना बराबर होता है खाली लग रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है अपरेंटली इसके बराबर लग रही है, फील हो रही है, ऐसे h1 की वैल्यू निकाल दो, h1 क्या कितना भरा हुआ है, h1 निकाल लो, इधर ले जाओ इसको, ये आएगा 3/4, h1 बराबर कितना आएगा 21 - h1, तो ये आ जाएगा 7/4 h1 बराबर कितना आ जाएगा 21, तो यहाँ से जो h1 आएगा वो कितना आएगा 12, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, टी आई आर, देखो टी आई आर का कंसेप्ट समझो क्या है, टी आई आर के लिए अपन, ये मीडियम है, मान लो कोई रे डेंसर से रेयर में जा रही है, कहाँ से जा रही है डेंसर, तो ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम कौन सा है डेंसर है, तो ये रेयर है। एक चीज देखो, तो अपने को बताया अगर कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, अगर कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये रे ऐसी जाएगी। अब देखो मैंने ये एंगल बढ़ाना शुरू किया, ये आई है ये अपना, तो जैसे जैसे आई को बढ़ा रहा हूँ आर भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आई को बढ़ा रहे हैं तो आर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो एक आई पे ऐसा आएगा, भाई आर बड़ा है, तो एक आई ऐसा आएगा जब जब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जस्ट 90 हो जाएगी, जस्ट क्या हो जाएगी 90, तो इस जो जिस एंगल पे ये 90 हो जाती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इस एंगल पे जो अपना रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए उसको कौन सा एंगल बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, पी थीटा सी। अब देखो इस क्रिटिकल क्यों बोलते हैं, कि अगर इसके बाद मैं अगर आई बढ़ाता हूँ, इसके बाद अगर आई को बढ़ाता हूँ तो ये रे अब और तो बढ़ नहीं सकता भाई, आर की वैल्यू मैक्सिमम 90 हो सकती है वो हो गई है, तो जैसे ही और आई बढ़ाया तो ये रे है वो इस तरीके से चली जाती है, यानी ये जो सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव करती है, ये जो सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह बिहेव करती है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करती है, ये जो एंगल है वो भी आई होता है, ये भी क्या होगा आई, ये जो फिनोमिना होता है तो बोलते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल, क्या बोलते हैं टी आई आर, क्या होता है जब कोई रे, अच्छा अगर डेंसर से रेरर में जा रही है तभी ऐसा होगा, अगर रेरर से डेंसर में आ रही है तब ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आर हमेशा क्या होगा छोटा होगा, तो हर हर वैल्यू पे आई पे आर आ जाएगा, जब रे डेंसर से रेरर में जाती है तब दिक्कत क्या होती है, क्योंकि जो आर की वैल्यू आती है वो क्या आती है ज़्यादा आती है, और आई क्या होता है कम होता है, तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा, तो एक आई पे एक आर ऐसा आ जाएगा भाई, एक आई की वैल्यू ऐसा है जब आर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 90, तो उसके बाद तो बढ़ नहीं सकता, तो उसके बाद अगर आई और बढ़ाएंगे, उसके बाद भी अगर आई बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो रे है ये उसी मीडियम में वापस हो जाती है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं टी आई आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं टी आई आर, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ, ये अपन बता चुके हैं कि अगर आई थीटा सी से बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से क्या हो बड़ा हो, तो ये रे उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन देखो क्या होता है, देखो मान लो एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, अगर मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रे है, तो रे ऐसे जाएगी, तो ये जो एंगल होता है, तो ये रे ऐसे जाना चाहती थी, इस रे की चाहत थी कि ऐसे जाए, और गई कैसे ऐसे, तो ये एंगल आई है तो ये भी क्या होगा आई होगा,
और ये क्या होगा आर होगा। तो ये रे डेविएट हो गई है, तो ये इसका क्या कहलाता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई है, एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई है, वो क्या कहलाता है डेविएशन कहलाता है। तो डेविएशन निकाल, अगर ये एंगल आई है ये आर है, तो ये एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, जो डेल्टा आएगा वो कितना आएगा आर माइनस आई। ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है डेविएशन। ये क्या कहलाता है डेविएशन कहलाता है। आगे देखो, तो अगर टी आई आर हो जाए तब भी डेविएशन निकाल सकते हैं। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। ये देखो क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट सोर्स है, वो एक सरफेस से कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, बिलो द सरफेस 4 मीटर बिलो द सरफेस रखा हुआ, ठीक है। और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 5/3 दे रखा है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स ऑफ वाटर कट ऑफ ऑल लाइट। देखो लाइट ऐसे आएगी, अब देखो ये कौन सा मीडियम डेंसर, ये रेयर, तो सारी की सारी लाइट बाहर नहीं आएगी। अगर रे कोई रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है तो सारी की सारी लाइट बाहर नहीं आती है। कहाँ तक बाहर आएगी, देखो ये नॉर्मल है, ये वाली रे मान लो बाहर आ रही है, धीरे धीरे ये वाली रे मान लो बाहर आ रही है, जैसे जैसे मैं आई बढ़ा रहा हूँ। एक आई ऐसा है कि जब ये रे ऐसे निकल जाएगी, ये रे क्या होगी ऐसे निकल जाएगी, इधर भी ऐसे पॉइंट आएगा, एक रे ऐसे निकल जाएगी। तो इसके बाद वाली रे है, इसके बाद वाली जो रे होंगी, तो इस पे मान लो आर की वैल्यू 90 हो गई, इस पे आर की वैल्यू 90 हो गई, इसके बाद वाली जो रे आएगी उनका क्या होगा टी आई आर, उनका क्या होगा टी आई आर। इसके बाद की जो भी रे होगी उनका क्या हो जाएगा टी आई आर। तो अपने को मिनिमम कितनी डिस्क चाहिए, तो ये रेडियस अगर निकाल लो, ये अगर डिस्टेंस निकाल लो आर, तो क्या मेरा काम बन जाएगा, ये तो निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो अगर रेडियस निकालेंगे तो अपना काम होता है। अब देखो लास्ट रे ये है जो बाहर गई, लास्ट वाली रे कौन सी है भाई, लास्ट वाली रे जिसका टी आई आर हुआ, जस्ट यहाँ पे 90 पे ग्रेज करती हुई गई, लास्ट रे ये है, इसके बाद की रे बाहर नहीं जाएंगे, तो यहाँ तक की चाहिए ब्लॉक करने के लिए। ये एंगल तो पता ही है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा से, क्या बोलते हैं थीटा से, और ये कितना हो गया 90। थीटा से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से नेल्स लगा दो। तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 3/5, 3/5 इंटू साइन थीटा से, क्या होगा साइन थीटा से बराबर क्या होगा, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1 है, इंटू साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/3 है, क्या आएगी 3/5, 3/5। थीटा सी आएगा वो कितना आएगा 37। तो ये जो एंगल आ गया 37, तो ये भी कितना होगा 37। क्या आर निकाल सकते हैं, आर निकालना कौन सी बड़ी बात है, देखो ये पता है ये पता है, तो क्या निकालो 1037 लगा दो। 1037 क्या होता है, 1037 की जो वैल्यू होगी इस ट्रायंगल में, ये आर है, ये कितना है एच, तो ये आएगा r/4। तो ये 1037 की वैल्यू होती है 3/4, यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 मीटर आएगी 3 मीटर। इसकी रेडियस आ गई है 3, तो डायमीटर कितना आएगा 6, तो ये आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। When a ray of light enter in a medium of refractive index mu, it is observed that angle of refraction is half of the angle of, देखो क्या दे रखा है, एक लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, इंटर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो इस वाले मीडियम में आ रही है। तो क्या देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंसिडेंस का आधा है। मान लो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये ऐसे जाएगा, तो ये I/2 क्या है I/2। तो अपने को क्या निकालना है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, तो अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से लेंस लगा दो, लगाएंगे तो क्या आएगा, इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में स्नेल्स रूल लगाएंगे तो क्या वही तरीका, n1 sin i बराबर n2 sin r, और इंटर से मीडियम इट इज ऑब्जर्व दैट यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो एयर मान लो, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1 इंटू साइन आई बराबर क्या होगा म्यू इंटू साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू है वो साइन I/2 होगी, ये दे रखा है। यहाँ इसको तो साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 साइन आई बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ अगर इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 इंटू 2 साइन I/2 कोस I/2 बराबर म्यू इंटू साइन I/2, ये तो लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्या आएगा 2 कोस I/2 बराबर क्या आ जाएगा म्यू, तो यहाँ से आएगा कोस I/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी म्यू/2। तो यहाँ से जो I/2 आएगा वो कितना आएगा कोस इनवर्स म्यू/2, तो आई जो आएगा वो कितना आएगा ट्वाइस कोस इनवर्स म्यू/2, ट्वाइस कोस इनवर्स म्यू/2।
तो ये आंसर है। ठीक है? तो आगे बढ़ो, क्या है, नीट यूजी 2022 में क्वेश्चन आएगा। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आर दिस। ये 10 टू द पावर 8 है ना, 10 टू द पावर 8 है, ये भी 10 टू द पावर 8। देन क्रिटिकल एंगल ऑफ रे क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल, स्पीड ऑफ मीडियम दे रखी है, यानी इसमें ज़्यादा, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। मान लो बेटा ये N1 है और ये N2 है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, V1 N1 बराबर क्या होता है, V2 N2। अभी भी पिछले क्वेश्चन में देखा था अपन ने। V1 क्या है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। V1 तो यही इंटू N1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। V2 क्या है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट वो भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू N2। मेरे हिसाब से यहाँ से N1 बाई N2 का रेशियो आ जाएगा। N1 बाई N2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2/1.5, या तो सही लिखो, तो ये आएगा 3/2, ये आएगा 4/3, कितना आएगा 4/3। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं कि N2/N1 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/4 या 0.75। ठीक है, अब देखो, जो थीटा क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है साइन इनवर्स N2/N1। कैसे, क्रिटिकल एंगल का मतलब रे ऐसे जा रही है और ये टूट जाएगी, तो ये वाला एंगल जब कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो यहाँ से स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो ये आएगा N1 इंटू साइन थीटा सी बराबर N2 इंटू साइन 90, जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए, वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्या ऐसे थीटा सी निकाल सकते हैं, थीटा सी यहाँ से जो आएगा साइन इनवर्स N2/N1। N1/N2 तो हो भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि N1/N2 का रेशियो 4/3, साइन इनवर्स 4/3 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू एक से बड़ी पॉसिबल है ही नहीं। तो ऑब्वियस, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, थीटा सी की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, साइन इनवर्स 0.75। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ो। ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट वर्टिकली ऑन ए ग्लास स्लैब, ठीक है, ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। बीम ऑफ लाइट है, तो ग्लास स्लैब पे वर्टिकल से बीम आ रही है, मतलब बहुत सारी लाइट। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसकी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है 1.5। Another reflection B enters in the slab and emerges after reflection from the back to the surface. Time delay between. ठीक है, a beam of light ये दे रखी है और a refraction of A is reflected from the front surface. ठीक है, refraction of A is reflected from the front surface while another refraction B enter the slab and emerge after the reflection from the back surface. एक तो पार्ट तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया और एक जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ एंटर करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर पार्ट आएगा तो बैक सरफेस। टाइम डिले बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में टाइम डिले बताना। तो टाइम डिले यही होगा कि ये रे इतना फालतू चली, कितना फालतू चली, वन आने का वन जाने का, तो कितना फालतू चली, 2 सेंटीमीटर चली अपॉन वेलोसिटी। अगर इसमें वेलोसिटी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ये कितना फालतू चली, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, वेलोसिटी क्या होती है, सी बाई एन। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई एन, तो इसका जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5। यहाँ से आंसर आ जाएगा, 10 टू द पावर -10 आ रहा होगा ना, ये दो फिर जाएगा 10 टू द पावर -10 सेकंड आएगा, 10 टू द पावर। आगे देखो, a light travels at distance x in time t1 in air, 10x in time t2 in another denser medium. So what is the critical angle for this medium? देखो, आसानी है ये भी। कैसे लिखोगे, लाइट कितना चल रही है, एक्स चल रही है, कितने टाइम में, t1, तो इस मीडियम में जो स्पीड लिखेंगे v1, वो क्या आएगी, v1 आएगा, वो ये आएगा मेरे हिसाब से x बाई स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है x, टाइम कितना है t1। दूसरे मीडियम में जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, v2। कितना चली, 10x, कितना चली, 10x, तो 10x कौन, टाइम क्या है, t2, टाइम क्या है, t2, ये आएगा t2। होता है, एक एक चीज अपने को पता है क्या होता है, n1 v1 बराबर n2 v2।
N1 V1 बराबर N2 V2, ये होता है। N1 क्या है, V1 क्या है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। V1 तो पता ही है, ये है V1 कितना है, x/T1 है, x/T1 है। N2 क्या है, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी पता है, वो कितना है, V2, N2 नहीं पता है ना, N2 निकालना है, N2 इंटू V2 पता है, V2 कितना है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी 10x/T2, तो यहाँ से x से x खत्म हो गया, तो यहाँ से जो N2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, T2/10T1, T2/10T1, ठीक है। अब देखो, जो क्रिटिकल एंगल होता है, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है थीटा सी बराबर साइन इनवर्स, छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, छोटा ऑब्वियस एयर का होगा, तो N1, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का होगा, N1/N2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स N1 तो 1 है, N2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, N2 कितना है, T2/10T1, जो थीटा सी की वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स 10T1/T2, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला भी, अगला है स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर, यहाँ पे एक स्मॉल कॉइन है, बीकर के बॉटम में है, ए रे ऑफ लाइट कॉइन ट्रेवल्स अप टू सरफेस ऑफ द लिक्विड, यहाँ एक लाइट रे गई एंड मूव अलोंग इट्स सरफेस, हाउ फास्ट लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, तो ये बताना है ऑब्वियसली, इसमें स्पीड बतानी है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लूँ या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूँ, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो होगी c/n, c/n, c की वैल्यू पता ही है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो 3 × 10⁸ n निकालना, तो अपना मेन मोटिव क्या, n निकालना। अब देखो, मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ का एयर ऑब्वियस 1 है, तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ये 3 है, ये 4 है, ये कितना है 3, ये 4, तो ये एंगल आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, तो ये आएगा 37, कितना आएगा 37, इसका मतलब n आ गया है, नेल्सन लगा दो, नेल्सन अगर लगाऊं तो क्या आएगा, n इंटू साइन 37 बराबर बार का 1 इंटू ये एंगल कितना है, आर की वैल्यू 90 है, साइन 90, साइन 90, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 4/3, कितनी आ गई, 4/3, तो क्या v निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लो, v कितना आएगा, c कितना है 3 इंटू 10⁸ और n कितना है 4/3, 4/3, तो ये आएगा 9/4, 9/4 इंटू 10⁸ मीटर, यही आएगा, साइन 37 होता है 3, ये आएगा 5/3, कितना आएगा 5/3, क्या आएगा 5/3, 9/5 आएगा, क्या आएगा 9/5, तो 9/5 होता है 1.8, आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन क्या है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉल्स ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर at an angle of incidence is 45, for which of the following value of mu the ray can undergo to TIR, क्या दे रखी है, एक रे ऑफ लाइट है ट्रेवलिंग इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और इसका जो इंसिडेंस एंगल है वो दे रखा है 45, तो ये जो एंगल दे रखा है वो 45 दे रखा है, ओके, एंड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू ऑफ म्यू अंडरगो TIR के लिए देखो, अगर TIR कराना है तो ये एंगल 90, ये एंगल क्या होगा 90, और ये एयर में ट्रेवल कर रही है, कुछ नहीं देगा तो अपन एयर मान, तो क्या यहाँ से यहाँ स्नेल्स रूल लगा सकते हैं, लगा दो, क्या आएगा, देखो स्नेल्स रूल लगा दो और इस एंगल को मान लो आर आएगा, वैसे आएगा नहीं पर अपन मान लेते हैं एक बार, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन 45 बराबर एयर का 1 इंटू साइन आर, अपन चाहते हैं कि ये पॉसिबल ही ना हो, इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल ही ना हो, तो ये वैल्यू आई कितनी, साइन आर की वैल्यू कितनी आई, म्यू/√2, अपन चाहते हैं पॉसिबल ही ना हो तो ये वैल्यू 1 से बड़ी कर दो, तो अगर अपन चाहते हैं ये वैल्यू पॉसिबल ही ना हो तो ये 1 से क्या कर दो, बड़ा कर दो, क्योंकि साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये इधर जाएगी नहीं, तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, √2 से बड़ी आएगी, √2 से बड़ी वैल्यू जो आएगी वही आंसर, ये √2 से छोटा है, ये √2 से छोटा है, ये √2 से छोटा है, ये √2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1.5 इज द करेक्ट आंसर, तो TIR के लिए म्यू की वैल्यू होगी 1.5 होगी, तो क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे इन एयर इंसिडेंस एट 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60, और ये जो ग्लास में दे रखा है ये 45 दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और अगला दे रखा है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर इज 45 डिग्री, ठीक है, विद नॉर्मल ऑफ 2A वाटर ग्लास इंटरनल, फिगर सी, ठीक है, देखो ध्यान से देखो,
क्या अपन यहाँ से नेल्स लगा सकते हैं पहले डायग्राम में? पहले डायग्राम में अगर लगाऊंगा तो क्या आएगा? ये एयर तो ये आएगा 1 × √3/2 बराबर, ये ग्लास, ग्लास का मान लो, अच्छा एयर का तो 1 है, ग्लास का मान लो एन, एन जी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आएगा साइन, तो ये आएगा 1/√2। क्या दूसरे के लिए लगा सकते हैं? तो अगर दूसरे के लिए लगाऊंगा तो क्या आएगा? दूसरे डायग्राम के लिए अगर स्नेल्स लगाऊंगा तो 1, तो यहाँ एयर है तो 1, और ये क्या है? आई की वैल्यू 60 है तो √3/2, टू वाटर, वाटर का एन डब्ल्यू मान लेते हैं, इनटू ये कितना आएगा? ये आएगा 1/2। अब देखो इन दोनों के लिए लगा दो, इन दोनों के लिए अगर लगाऊंगा तो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर से ग्लास में जा रही है तो क्या लगाएंगे? एन वाटर इंटू ग्लास, एन वाटर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता है साइन 45, तो ये आएगा 1/√2, ये आएगा 1/√2 बराबर एन ग्लास। तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एन जी मान रखा है अपन ने, इंटू साइन आर। अब आर की वैल्यू निकालनी है, देखो एन डब्ल्यू बाई एन जी का रेशियो यहाँ से कर दो, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू का जो रेशियो आएगा इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा √2, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा साइड, ठीक है ना? ठीक है, तो ये कट गया तो ये आ जाएगा 1, तो ये आएगा 1/√2, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू है, एन जी अपॉन 1 डब्ल्यू एन 1/√2, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू आएगी 1, तो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 90, कितनी आएगी? 90, तो ये आंसर है, ठीक है? अगला क्या है भाई? ए लाइट ऑफ A light AO is incident on the surface oil. Reflected part of the OB is mutually perpendicular. तो ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है और ये वाला कौन सा रिफ्लेक्टेड पार्ट है? एक लाइट आई इस सरफेस पे आ रही है ऑयल पे, ये एंगल 60 दे रखा है, और ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों रे है वो परपेंडिकुलर म्यूचुअली। तो मान लो बेटा ये एंगल आर है, ये एंगल क्या है? आर है, तो अपने को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल निकालना है, देख लेते हैं। ये एंगल आर है, ये तो ये 90 माइनस आर होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा? 30, तो ये कितना होगा? 60, तो ये कितना होगा? 30, तो यानी आर की वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, ठीक है? तो यहाँ से नेचुरल लगा दो, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, 1 इंटू साइन 60 बराबर एन ऑयल इंटू साइन 30, यहाँ से एन ऑयल आ जाएगा तो ये आएगा √3/2 बराबर एन ऑयल इंटू 1/2, तो यहाँ से एन ऑयल आएगा 1 √3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है? ये जो क्वेश्चन किया था कि अगर ये कोई सोर्स है लाइट का, तो ये यहाँ तक ही जो ये लाइट है वो बाहर आ पाती है, इसके बाद वाली लाइट बाहर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके बाद वाला TIR हो जाएगी, ठीक है? ये क्वेश्चन भी कहता है ऐसा। क्या देखिए, एक सोर्स ऑफ लाइट इज हाई डेप्थ, एक सोर्स है वो कितना डेप्थ पे है? 27 मीटर डेप्थ पे है, ठीक है, वाटर में है। फाइंड द रेडियस ऑफ डायमीटर एंड एरिया ऑफ, देखो रेडियस निकालने के लिए मान लो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, तो डायमीटर निकाल लेते हैं इसका, तो एरिया तो πr² से हो ही जाएगा। पहले रेडियस मान लो, ये रेडियस है जो पीछे वाले क्वेश्चन में ना, तो ये रेडियस मैंने क्या मान ली? आर मान ली, ये रेडियस क्या मान ली? आर, ठीक है? तो ये वाली रेडियस, ये एंगल कितना है? 90, ये ये आई है, और ये एंगल मान लो थीटा सी होगा, तो एक तो टेन थीटा सी की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, टेन थीटा सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? दिस अपॉन दिस, तो R/27 कितनी आएगी? R/27। तो देखो क्या यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाओ तो कितना आएगा? स्नेल्स लॉ अगर लगाऊंगा तो ये आएगा 1 इंटू साइन, 1 इंटू 1 नहीं 4/3, क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 4/3 इंटू साइन थीटा सी, एयर में जा रही है तो 1 इंटू साइन 90, 1 इंटू साइन 90, 90 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट रेज कर रही है, ये लास्ट रे जो बाहर निकली है, इसके बाद वाली रे बाहर नहीं निकलेंगी तो बना जाएगा। जैसे साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4, कितनी आ जाएगी? 3/4। तो अगर साइन थीटा 3/4 है तो क्या टेन थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे? अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा सी है, तो साइन क्या होता है? साइन ये होगा, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये निकाल लो, √7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? √7। तो क्या टेन थीटा से निकाल सकते हैं? कितना आएगा? 3/√7, R/27। तो क्या यहाँ से रेडियस आ गई है, तो रेडियस आ गई तो डायमीटर भी आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा या रेडियस आ गई तो एरिया भी πr² से आ जाएगा।
तो ये क्या है भाई? ऑप्टिकल फाइबर में भी टीआईआर का कंसेप्ट लगता है। क्या कंसेप्ट लगता है? टीआईआर का। कैसे? ये जो रेज़ आती है, ये रेज़ आएगी, जाएगी, जाएगी, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? टीआईआर। तो एक बार टीआईआर हो गया, बार-बार क्या होता रहेगा? टीआईआर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है। ये एंगल क्या है? ये अपने को आई चाहिए ना, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर होगा, तो ये आर डैश होगा। ये आर डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अगर यहाँ पे टीआईआर हो रहा है तो आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आर डैश की वैल्यू आएगी म्यू 2 इंटू साइन आई साइन आर डैश बराबर म्यू 1 इंटू जस्ट टीआईआर करा दो तो 1। तो यहाँ से आर डैश निकालिए। एक बार आई आर डैश आ गया तो आर आ जाएगा, आर आते ही क्या आ जाएगा अपना? तो ये किसका कंसेप्ट है? ऑप्टिकल फाइबर का। क्वेश्चन है अपने को क्या निकालना है? व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये एंगल आई कितना होना चाहिए कि ये टीआईआर हमेशा हो। मैंने आपको बताया है, अगर आई निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, ये एंगल अगर आई है, ये एंगल अगर आई है तो ये क्या होगा? ये आर होगा। अगर ये आर है तो ये देखो टीआईआर इस स्पेस पे हो रहा है तो ये आर डैश होगा। या अगर ये आर है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस आर होगा। क्या होगा? 90 माइनस आर। तो इस सरफेस पे सबसे पहले तो आर की वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू। तो क्या यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाओ तो क्या आएगा? इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √2 है, √2 बराबर √2 इंटू कोस 90 माइनस आर। तो साइन 90 माइनस आर तो कोस आर हो जाएगा बराबर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3/2 है, तो ये आएगा √3/2 इंटू यहाँ पे जस्ट टीआईआर करा दो तो 1 साइन 90 1 हो जाएगा। तो ये रे ऐसे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या से कोस आर की वैल्यू आ जाएगी? तो कोस आर की वैल्यू आई √3/2, तो यहाँ से आर आ गया, वो कितना आ गया? तो अगर आर 30 है, आर कितना है? 30, तो आई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से यहाँ क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ लगा दो। तो यहाँ से अगर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो ये आएगा 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई बराबर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना दे रखा है? √2। ये आएगा √2 इंटू साइन आर, आर की वैल्यू 1/√2 है। यहाँ से जो आई की वैल्यू आएगी वो 45 आएगी। तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 45। इससे ज़्यादा अगर आई किया तो टीआईआर नहीं होगा, इससे कम आई पे टीआईआर हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। तो अपना रिफ्रैक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगले पार्ट में अपन देख लेंगे कि प्रिज्म में कैसे करते हैं, लेंस में, पार्ट में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।